बहरहाल मूविंग टुवर्ड्स इनाम बट इनाम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। इनाम, जैसे कि आप यकीनी तौर पर सुन ही रहे हैं गुफ्तगू हमारी, हम तो खैर इस बात पे रो रहे हैं कि जी क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन इस पर ज़्यादा रोना आता है कि जी ओलंपिक्स में क्या हो रहा है, दीगर जो खेल है वो कितने मुतासर हो रहे हैं। तो पहले तो ज़रा एक ओवरव्यू, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बर्ड्स आई व्यू से कॉमेंट कीजिएगा कि जो आपने एक ओवरऑल एक ओलंपिक्स का हाल देखा है, 7 खिलाड़ी गए और जिसमें से 6 बाहर हो गए और अब अरशद नदीम से ही हमें सारी की सारी जो उम्मीदें हैं वो वापस हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जी, ओलंपिक एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। तो इसकी जितनी हम तैयारी करते हैं उस तरह का ही हमें इसका जो है वो रिजल्ट मिलता है। इस दफ़ा तो बड़ा खुशाइंद है कि हमारे जो 3 शूटर हैं उन्होंने क्वालिफाई कर लिया और एक अरशद ने क्वालिफाई कर लिया। इससे पहले तो पोजीशन इससे भी ज़्यादा थोड़ी ख़राब होती है, जिसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इतने क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन ये है कि ओवरऑल जितने हमारे शूटर गए हैं, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया था, फिर भी उन्होंने अपनी एक फाइट खेली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह मेडल्स तो नहीं विन कर पाए। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा दुख होता है परफॉर्मेंस देखकर। ओवरऑल बहुत ज़्यादा हमें अच्छा नहीं फील होता जब हम ओवरऑल हम पोजीशन को देखते हैं। तो इनाम, आप हम कल हमारे साथ जो है वो एक और हमारे जो साबिक ओलंपियन है वो भी मौजूद थे। उनके हवाले से जो उनके भी शिकवे शिकायत थे वो भी हमने सुने, हमारी आवाम ने भी सुने। क्या समझते हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए, किस तरीके से हम बेहतर जो है सिस्टम को कर सकते हैं? 7 एथलीट सिर्फ गए हैं इस मरतबा, तो जो अगले आने वाले ओलंपिक्स हैं उसमें बेहतर से बेहतर जो है वो मामला हो ताकि बेहतरी आए। 7 की जगह 70 का हमारा दस्ता जाए, 700 से चले जाए, ये तो ख्वाब है, हम जितनी मर्जी ख्वाहिशात आप बढ़ाती जाए, लेकिन बेहतरी आनी कहाँ से चाहिए? सिस्टम में क्या बेहतरी आप समझते हैं वो वहाँ से उसका आगाज़ हम कर सकें? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली क्योंकि ओलंपिक एक 4 साल बाद इवेंट आता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ओलंपिक की तैयारी के लिए जो नेशंस बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं वो क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल करती हैं। तो अगर हम किसी भी अच्छे मुल्क को देखते हैं, अगर मैं रेसलिंग की बात करता हूँ या ओवरऑल हम बात करते हैं, तो तमाम जो मुमालिक हैं वो इसको 4 साल से 4 साल का प्लान करते हैं। अभी जितने भी कंट्रीज हैं, अभी जो एशिया चैंपियनशिप 2024 में हुई है उनकी बी टीम ने पार्टिसिपेट किया है, जिनको वो जो हमारी लॉस एंजलिस 2028 की ओलंपिक हो रही है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि जो 2028 की ओलंपिक है उसके लिए तो लोगों ने तैयारी शुरू कर दी बिल्कुल। लेकिन खराबी यहाँ से आती है कि जब हम तैयारी के लिए तकरीबन कोई 2-4 माह बाद, 2-4 माह पहले कैंप लगाते हैं, तो हम ख्वाहिश ये करते हैं कि हमारे जो खिलाड़ियां वो क्वालिफाई कर जाएं। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होता, हमें 4 साल का प्लान करना चाहिए। अगर अब हम ओलंपिक के लिए बात कर रहे हैं तो 2028 की बात कर रहे हैं, तो अब हमें खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने की जरूरत है कि जिनको हम 4 साल इनको कंटिन्यूसली हम इवेंट खिलाएंगे, इनको हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएंगे, इनको हम हर तरह की सहूलियात देंगे ताकि ये खिलाड़ी 4 साल तक तैयार होते रहें और फिर दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट है ओलंपिक, उसमें ये पार्टिसिपेट करें और मुल्क का परचम बुलंद करें। बिल्कुल इनाम, लेकिन ये तो वो बात है ना जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन हो क्या रहा है इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि फेडरेशन से आप बड़ा क्लोज हैं, 2028 की हम बात कर रहे हैं और 2024 से बहुत ज़्यादा हम कुछ सीख चुके हैं ऑलरेडी। अगर लेसन्स हम अडॉप्ट करने की बात करें, समझते हैं कि कुछ इस तरह की नई उम्मीद बनती भी 2028 के लिए नज़र आ रही है आपको इनाम? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी इस चीज का है कि हम ये देखें कि हमारे पास बजट कितने हैं। अगर हम इस वक्त बात करते हैं ओवरऑल जो पाकिस्तान का टोटल स्पोर्ट्स का बजट होता है, जिसमें हमारे तमाम स्पोर्ट्स के इदारे आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और तमाम प्रोविजनल जो हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड आ जाते हैं, तो हमारा बजट इतना थोड़ा है कि आप ये देखें कि जितना इंडिया के एलीट एथलीट पर उन्होंने खर्च किया ना ओलंपिक की तैयारी के लिए, तो हमारे पास तो इतना बजट नहीं होता सारा ओवरऑल, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डालकर भी इतना बजट नहीं होता कि हम उन खिलाड़ियों को हम किस तरह इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि हमारा बजट जो है ना उसको ज्यादा होना चाहिए ताकि हम अपने खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट कर सकें, ताकि हम नीचे से ग्राउंड से अपने खिलाड़ी निकाल सकें, ताकि हम इनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवा सकें। तो हमारा बजट बहुत थोड़ा है। उसके बाद फिर आगे से जो हमारे पास एक कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम इस तरह से नहीं है कि हम कोई भी खिलाड़ी, हमें नहीं पता कि हमने कब से तैयारी शुरू कर रही है, किस खिलाड़ी को हमने ट्रेनिंग के लिए भेजना है। तो जरूरी ये है कि जिस तरह हमारे पास बजट बहुत थोड़ा है, हमें ये चाहिए कि हर गेम से 2-2, 3-3 अच्छे खिलाड़ी लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेसलिंग की बात करता हूं तो आपको 2-3 नाम अच्छे नजर आएंगे,
वेट लिफ्टिंग में आपको 2-3 खिलाड़ी नजर आएंगे, आपको सादियाबाज कराटे में नजर आएंगे। तो इस तरह के जो हमारे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनको तैयार करना जरूरी है, उनका एक एलीट पूल बनाना जरूरी है और उन पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर पैसे थोड़े हैं तो फिर आप अच्छे और मेन खिलाड़ियों पर फोकस करें ताकि वो हमें मेडल लेकर दें। इनाम, मैंने देखा है आपको जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वहाँ पर आप लड़कों को ट्रेन भी कर रहे हैं, साथ अपनी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक तो ये बताएगा कि क्या समझते हैं आप, अगर सही डायरेक्शन पे हम काम करें और जो हमारी एसोसिएशंस हैं वो ओलंपिक कमेटी है वो सही डायरेक्शन में काम करें तो रेसलिंग जो है इस शोबे में कितना पोटेंशियल है, पाकिस्तान जो है कितने मेडल कितनी वेट कैटेगरीज में जीत कर ला सकता है? देखिए, मैं एक दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है वो बहुत ही थोड़े वसाइल के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मैं आपको अपना सालाना बजट बताऊं तो आपको और मुझे दोनों को शर्म आ जाएगी कि 15 लाख रुपया हमारा सालाना बजट है जिसमें हम ओवरऑल रेसलिंग को 1 साल के लिए देखते हैं। तो इतने पैसों में हम इनाम बट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम कॉमनवेल्थ के मेडल ले रहे हैं, जिसमें हम वर्ल्ड के मेडल ले रहे हैं। तो रेसलिंग अपना काम कर रही है। अगर हम ओलंपिक की बात करते हैं तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से हमारे 12 जो खिलाड़ियां उनको सिलेक्ट किया गया, उनको ओलंपिक स्कॉलरशिप दिया गया। और जो तीनों शूटर, बल्कि ये 4 के 4 जो क्वालिफाई बंदों ने किए हैं, जिनमें गुलाम जोसेफ है, जिसमें हमारी कशमाला तलत आ जाती है, जिसमें अरशद नदीम जी ठीक इनाम जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया था, टेक्निकल इशू आ गया था। हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 15 लाख, इसमें मैनेज क्या होता होगा? और जो जब जिस पेशे से जिस फील्ड से आप लोग मुंसलिक हैं, यहाँ पर तो डाइट का बड़ा ख्याल रखना है, न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है आप लोगों को। जी बिल्कुल, इसी तरह से ये है कि जी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो दोबारा बात जो है ना वो आ जाती है, हमारे फंड्स की बात आ जाती है। तो जितना हम अपने मुल्क में अपने खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, उसी तरह से हम इसको चीज़ों को लेकर चलेंगे। आप ये देखें कि एक अच्छे खिलाड़ी को, अगर मैं बात करता हूँ कि जिस तरह हमें अब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना था या ओलंपिक में खेलना था, कम से कम 1 साल में 7 से 8 इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फंड्स कम होने की वजह से हम एक आधे इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी हमें जब स्पेशल कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से स्पेशल कोई ग्रांट मिलती है या स्पेशल कुछ वो हमें करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अदरवाइज हम इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। आप ये देखें कि जो हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, इसमें 7 से 8 साल बाद टीम ने पार्टिसिपेट किया है। तो जब तक हम अपने खिलाड़ियों को सहूलियात नहीं देंगे, जब तक हम अपने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। और एक जो चीज मैं आपको बड़ी बताता चलूं कि 2018 में जब मैंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता, उसके बाद 2022 में जीता, तो मैं एक ही बात जो बार बार कर रहा हूं कि हमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों की, हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 10 सालों में शायद हमें एक दफा भी मौका नहीं मिला कि हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग करें जिससे हमारे खिलाड़ियों का मेयार बुलंद हो सके। बिल्कुल। तो इनाम, अब जो एस्पायरिंग ओलंपियंस हैं, डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमर्जिंग टैलेंट अब भी मौजूद है जो आना चाहता है, लेकिन यकीनी तौर पे ये लैकिंग्स तो हैं, ये चैलेंजेस तो हैं। उनके लिए आप क्या समझते हैं, क्या उनके लिए मैसेज हो सकता है? क्योंकि स्किल्स तो मौजूद हैं लेकिन क्वालिफिकेशन पे बहुत हद तक काम नहीं हो रहा, अकेडमीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप नहीं है ना। जी बिल्कुल, सबसे ज़रूरी तो सबसे पहले तो चीज़ यही आ जाती है कि हम अपने खिलाड़ियों को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दें। तो यहाँ सारी बात शुरू हो जाती है। बहुत अफसोस की बात है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि पाकिस्तान में रेसलिंग की कोई एक रेसलिंग अकेडमी नहीं है। जब हम जाते हैं, कैंप लगता है हमारा, तो अनफॉर्चुनेटली हमें हमारा जो मैट है कभी उठाकर एक कोने में डाला जाता है, कभी उठाकर किसी दूसरे कोने में डाला जाता है। तो इस तरह से तो निजाम नहीं चलता ना। तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कोई यकीनी तौर पर जब इस तरह की चीजें होती हैं और आप वहाँ पे विटनेस करते हैं, तो आप कोई ऐसा बेहतरीन टैलेंट जिसको बैक ऑफ करते हुए भी देखा है आपने अपनी करियर में ना? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि गुजरांवाला में मैं एक अखाड़ा चला रहा हूँ और यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब मेरे पास स्टूडेंट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जाते हैं, बहुत सारे मेडल जीतते हैं। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जाके कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हैं और डिफरेंट इवेंट्स में पाकिस्तान को पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो टैलेंट तो हमारे पास है, हम बहुत से अच्छे बच्चे हमारे पास अभी से हैं। अभी से प्लान करने की जरूरत है कि हम हर गेम में 4-4, 5-5 बच्चे निकालें, 20 से 25 बच्चों का एक एलीट पूल बनाएं,
जिसको हम तैयारी करवाएं, तो आप तो नंबर ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं खिलाड़ियों का। मैं बता सकता हूं कि 4 साल बाद कौन से बच्चे रेसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज उनको पिक करें, उनको ट्रेनिंग करवाएं, ताकि हमारे खिलाड़ी पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकें। ठीक है। इनाम, अनूद दस्तगीर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका मैंने जिक्र भी किया पहले। वेट लिफ्टिंग में भी ये भी, क्योंकि रेसलिंग वेट लिफ्टिंग साथ साथ चलते पैरेलल, अगर बींगा एक मतलब अगर टेक्निकली मैं बात ना करूँ तो इस हवाले से मैं बात करूँ तो ये उस साइड पे भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो निगलेक्ट किया गया उस साइड को। तो क्या करते हैं आप, अगर नूर दस्तगीर भट्ट यहाँ पर होते तो क्या हम वहाँ पर भी उम्मीद रखते मेडल की? और रेसलिंग वाले मामलों में कुछ आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्यों इस तरह की नाइंसाफियाँ की जा रही हैं? देखिए, मैं तो दोबारा यही बात करता हूँ कि हमारे पास नाइंसाफी तो उस वक्त होती है जब हमारे पास बजट थोड़ा होता है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल बजट रखा जाता है वो बहुत थोड़ा रखा जाता है। जिस तरह अभी नीरज की बात हो रही थी, तो उनके अगर इंडिया के 3 से 4 खिलाड़ी जो टॉप एथलीट है, जिसमें नीरज शामिल है और 2-3 और शामिल होते हैं, तो इन 5-6 बंदों का जितना बजट है, इतना पूरे पाकिस्तान का बजट है। तो सबसे पहले तो पैसे ही बहुत थोड़े हैं, और उसके बाद जो दूसरी चीजें आ जाती हैं, वो फिर जितने हमारे पास पैसे रह जाते हैं उन पे ठीक तरह से प्लानिंग नहीं हो रही, ठीक तरह से काम नहीं हम कर पा रहे। आप ये देखें कि 30 बंदों का या 40 बंदों का हम कैंप लगाते हैं पाकिस्तान में, जो सिर्फ पाकिस्तान में खिलाड़ी हैं, और अपने हम चाहते हैं कि हमारा बंदा जाके ओलंपिक में मेडल ले, लेकिन ट्रेनिंग वो करता है पाकिस्तान में रह के बहुत हल्के खिलाड़ियों के साथ। तो कितना पॉसिबल है? बहुत 40 बंदों का कैंप लगाने की बजाय 3 बंदों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएं। जी, यानी कि मसला सिर्फ फंड्स एलोकेशन का ही नहीं है, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको देखना बड़ा जरूरी है। खान साहब, एक तो लास्ट कमेंट आपसे ये भी चाहेंगे कि आप ऐड करें कि ये जो सारी हालत है, चाहे वो क्रिकेट दीगर शोबा खेल की बात हो, जिम्मेदार कौन रहा है अब तक इस नहज पे लाने के लिए, और अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए श्री, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी। आपकी क्लब्स लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर यहाँ पर स्पोर्ट्स को अहमियत नहीं दी जाएगी ना, तो ये आगे नहीं बढ़ सकेगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं बालल जिनको भी ठीक करना है। आपका बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इमाम हमारे साथ मौजूद थे, इनाम भट्ट। इनाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था नाज़रीन आज का ज़ोर का जोड़। आपसे होगी कल मुलाकात, और उम्मीद करते हैं कि हर जो आने वाला दिन है वो एक अच्छी खबर लेकर आए। कल जो है जवलिन थ्रो में एक अहम मुकाबला है, तो उसके लिए अरशद नदीम के लिए भी पूरी कौम से दुआ की